हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ रहे हैं मॉड्यूल 8 के सब मॉड्यूल पर 8.2। लास्ट जो हमने देखा था वो फिजिक्स के बारे में देखा था। अब हम बढ़ रहे हैं एरोडायनेमिक्स की तरफ। सो एरोडायनेमिक्स में हम एयर फ्लो अराउंड द बाउंड्री लेयर्स, लैमिनर टर्बुलेंट फ्लो, फ्री स्ट्रीम फ्लो, रिलेटिव एयर फ्लो, अपवॉश, डाउनवॉश, दीज आर द मेनी टर्म्स आर देयर जो समझना बहुत जरूरी है, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने पहले बताया था आपको कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, रीड, इसके अलावा कि आपको आगे पास भी करना है और आपको सीखना भी है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। सबसे पहले आ जाते हैं एरोडायनेमिक्स पर। इफेक्ट ऑफ शेप ऑन स्ट्रीमलाइन फ्लो। कभी भी आप हवा चल रही हो, अपना हाथ ऐसे करके, सिंपल प्लेन ऐसे हैंड देखिए, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस दिखता है। हाथ को ऐसे कर दिए, सबसे कम रेजिस्टेंस दिखता है, और हाथ आपका ऊपर भी हल्का सा लिफ्ट होने लगता है। यही चीज बताने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इफेक्ट ऑफ शेप ऑन स्ट्रीमलाइन एयर फ्लो। फ्लैट प्लेट मतलब ये फ्लैट प्लेट क्रिएट 100% रेजिस्टेंस अगर सामने से आपकी एयर इसको हिट कर रही है। थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो आप देखिए रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका फ्लैट प्लेट 100% रेजिस्टेंस देती है। स्पीयर, कोई भी स्पीयर मतलब आपका कोई भी बॉल है, वो अगर एयर में रहता है तो 50% रेजिस्टेंस देता है। कभी एक टेबल टेनिस का बॉल लेकर अपने माउथ पर रखिए और फूकिए, तो देखिए वो ऊपर की तरफ आपका फ्लो करने लगेगा आपकी माउथ की एयर से। बट अगर आप प्लेट रख लेंगे वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। अब आ जाते हैं ओवियोइड। इसमें 15% रेजिस्टेंस होता है। लास्ट में हम देखना चाह रहे हैं स्ट्रीमलाइंड 5% रेजिस्टेंस। स्ट्रीमलाइंड इज अ 5% रेजिस्टेंस। सो सबसे पहले फ्लैट प्लेट के बारे में देखा। दिस इज द फ्लैट प्लेट, एयर हिट कर रही है, पूरा पीछे आपका एडीज एंड टर्बुलेंस क्रिएट कर रहा है, तो ये 100% रेजिस्टेंस देता है। दूसरा आ जाते हैं स्फीयर पे। दिस इज द स्फीयर, स्मूथ सरफेस। देन ओवियोइड का रेजिस्टेंस देख लीजिए 15%। देन आ जाते हैं स्ट्रीमलाइन। दैट्स वाई जो आपकी एरोफॉइल बनाई जाती है वो कैसी होती है, इस कर्वेचर की होती है। आपने कभी कभी गोल्फ बॉल देखा होगा, गोल्फ बॉल कैसे आपकी फ्लाई करती है और स्ट्रेट जाती है, उस पर डिंपल्स होते हैं। तो डिंपल्स क्या करते हैं, उसके अराउंड की जो एयर को अपने साथ में मूव कराते हैं, तो वहां पर मिनिमम रेजिस्टेंस होता है। नॉर्मल बॉल को मारिए तो इस तरीके से करके आपका चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपकी एरोफॉइल बनाई जाती है वो स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है। स्ट्रीमलाइन मींस आपका कर्वेचर फॉर्म में होती है। मैंने शिप के बारे में बताया था, शिप का शेप ऐसे होता है। अगर एक शेप ऐसे कर देंगे तो एक तरफ ड्रैग होती चली जाएगी। बट ये एडवांटेज कहां पर है, ये एरोफॉइल के साथ है। ये एरोफॉइल देख लीजिए, यहां मैंने बताया था, ये आपकी लिफ्ट प्रोड्यूस करने लगती है क्योंकि प्रेशर वेरिएशन है। इसमें आपका क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, विच प्लेट स्टॉल अर्लियर। फ्लैट प्लेट स्टॉल अर्लियर देन द कर्व प्लेट। दैट्स वाई आपका जितनी भी एरोफॉइल, आप कोई भी विंग देख लीजिए तो आपका एरोफॉइल का कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है। अब आ जाइए बाउंड्री लेयर। एयर एयर की जो लेयर्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर ट्रेवल करती हैं, ये भी एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है। बाउंड्री लेयर के बारे में जानना क्यों जरूरी है, जो विंग के सबसे क्लोज एयर होगी उसका क्या इफेक्ट होगा, उसके ऊपर की एयर लेयर उसका क्या इफेक्ट होगा, उसके ऊपर की एयर का क्या इफेक्ट होगा। सो अनअफेक्टेड एयर फ्लो, ईच लेयर एक्सपीरियंस रिटार्डेशन until some distance away from the surface. Next layer slow down but not stop. Airflow nearest surface come to the rest streamline. तो यहां पर जो आपका ये दिखाया जा रहा है, इसमें देखिए बाउंड्री लेयर्स के बारे में बताया गया। बाउंड्री लेयर्स मतलब बहुत क्लियर है, ये आपका अनअफेक्टेड एयर फ्लो है। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड, फोर्थ, लाइक दिस वन। सो ईच लेयर experience retardation until some distance away from the surface. Next layer slow down but not stop. Airflow nearest surface come at rest. That's why मैंने बताया था कि आपका अब यहाँ पर आपको एरोफॉइल की ज्योमेट्री समझनी होगी, क्योंकि एयरक्राफ्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एरोडायनेमिक्स कहाँ से आती है। एरोडायनेमिक्स विंग शेप एंड एयरक्राफ्ट के शेप से आती है। उसका एक फिक्स शेप होता है। ऐसा नहीं हमने एयरक्राफ्ट को एक सिलेंडर फॉर्म में बना दिया, क्यों नहीं बना दिया सिलेंडर फॉर्म में, बना दीजिए। नहीं फ्लाई कर सकता है, नहीं फ्लाई कर, क्यों नहीं हम उसको वाला शेप दे देते हैं। आपका जो एरोफॉइल है उसको मैंने बताया था कि जैसे शिप मूव करती है, शिप में दोनों तरफ से आपका सेम मूवमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं, इसीलिए एरोफॉइल का एक स्पेशल ज्योमेट्री होती है। अब आइए लेयर इफेक्ट ऑन द एरोफॉइल। बाउंड्री लेयर्स स्ट्रीम लाइन, सेपरेशन एंड टर्बुलेंस एट वेरियस एंगल ऑफ अटैक, स्टॉलिंग।
एरोडायनेमिक्स टर्म स्टैग्नेशन पॉइंट वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड, विंग टिप एंड वर्टिसेस। यहां पर आपको कई सारे टर्म्स दे दिए हमने, कई सारे टर्म्स दे दिए, बट इनको समझना होगा। तो डायग्राम में जैसा कि दिखाया गया है, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें, दिस इज कॉल्ड द बाउंड्री लेयर, दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन रीजन एंड दिस इज कॉल्ड द टर्बुलेंट रीजन। मतलब क्या हो गया, बहुत सिंपल वे में अगर कहेंगे तो आपका ये एरोफॉइल है, इसके पास की एयर एकदम स्ट्रीमलाइन जा रही है, तो इसका मतलब बाउंड्री लेयर बोलते हैं। इसके ऊपर की एयर थोड़ी सी आपकी इस फॉर्म में जा रही, और ऊपर की लेयर आपकी, बट जब ये वर्टिसिस पे आएगी यहाँ पर, तो यहाँ आपके एडीज क्रिएट होने लगेंगे। उन्हीं एडीज के बारे में बताया गया। तो जो भी बाउंड्री लेयर्स होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, वेरी मच इफेक्टिव इन द लिफ्ट। अब आते हैं कुछ एरोडायनेमिक सम के बारे में देखने के लिए। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं अपवॉश एंड डाउनवॉश एंड स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? यहीं पर एयर हिट करती है विंग लीडिंग एज को, और यहां से ये पार्टिकल दो पार्ट में बाइफर्केट हो जाता है। मैं जैसा कि बताना चाह रहा हूं आपको, सपोज कीजिए यहां पर हिट किया, यहां पर जीरो हो गया, यहां से बिकॉज इसको लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, इसको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो ये ज्यादा तेज भागेगा और ये आपका थोड़ा स्लो रहेगा, बट मीट एट द सेम टाइम यहां पर करेंगे। तो इसका मतलब मैंने कल भी बताया था आपको, जब आपकी फिजिक्स पढ़ा रहा था, तो उसमें क्लियर था जहां पर वेलोसिटी स्लो रहेगी वहां पर आपका प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब नीचे आपका प्रेशर ज्यादा है, ऊपर की तरफ प्रेशर कम है, लेस। ओके, सो इसी की वजह से आपकी लिफ्ट प्रोड्यूस होती है। अब वर्टिसीज, विंग टिप, सपोज एयरक्राफ्ट की एरोफॉइल की विंग टिप है, यहां पर सबसे ज्यादा आपकी एडीज क्रिएट होती है। तो विंग सबसे ज्यादा वर्टिसीज कहां पर क्रिएट होती है? विंग टिप पर होती है। एयरक्राफ्ट का जो एंड ऑफ द विंग होता है वहां सबसे ज्यादा आपका वर्टिसीज क्रिएट होती है। इसीलिए आजकल आप देख रहे होंगे ब्लेंडेड विंगलेट्स आ गए। ब्लेंडेड विंगलेट्स मतलब आपका ये विंग है और इस टाइप का शेप है। तो ये आपके एयरक्राफ्ट में कभी भी देखिए विंग, पहले सिंपल प्लेन विंग हुआ करते थे, आजकल ये ब्लेंडेड हो गए, ऊपर की तरफ मूव हो गए। क्यों? इसमें लोकल लिफ्ट प्रोड्यूस होती है, प्लस वर्टिसेस हैं उनको कम करते हैं, जिससे बेटर एरोडायनेमिक एफिशिएंसी मिल सके। अब आ जाइए एरोफॉइल शेप। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एरोफॉइल शेप, नो लिफ्ट एट जीरो एंगल ऑफ अटैक। तो जो सिमेट्रिकल एरोफॉइल आपको दिख रही है, कैसी दिख रही है? ये बोट की, या आप, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बोट का शेप आगे से ऐसा क्यों बनाया जाता है, ऐसा क्यों नहीं बना दिया जाता है? या फिर आपका यहां से कुछ और बना दिया जाए, ऐसे करें, क्यों नहीं बनाया जाता? मैंने बताया उसमें भी सारी की सारी आपकी एयर का क्या प्रेशर रहेगा टिप पर, उसी के हिसाब से बनाई जाती है। इसलिए बोट कभी भी देखेंगे सिमेट्रिकल वे में बनती है, ये वो सिमेट्रिकल एरोफॉइल। अब हम आ जाते हैं असिमेट्रिकल पोर्शन पर। जो असिमेट्रिकल, जितनी भी आपकी एरोफॉइल है, इसको अगर आप बोलेंगे ये बोट का है, ये आपकी असिमेट्रिकल एरोफॉइल है। एसिमेट्रिकल एरोफॉइल लिफ्ट क्रिएटेड इवन एट स्मॉल एंगल ऑफ अटैक। भाई यहां पर तो कोई लिफ्ट हो ही नहीं सकती, नहीं तो बोट उड़ने लगेगी हवा में। हवा में तो नहीं उड़ने लगेगी, लेकिन ये हो जाएगा एक साइड भागने लगेगी। अगर आपने कहीं एरोफॉइल जैसा बोट को बना दिया तो होगा क्या, एक साइड, वही बात है ना, मैंने बताया कि पार्टिकल भागे, एक साइड भागने लगे, उसको जाना है स्ट्रेट जाना है, बट यहां पर आपको लिफ्ट प्रोड्यूस करना है। तो दैट्स वाई ऑलवेज द शेप ऑफ द एरोफॉइल इज असिमेट्रिकल। ये क्लियर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिफ्ट क्रिएटेड एट स्मॉल एंगल ऑफ अटैक बिकॉज ऑफ द asymmetrical shape of the aerofoil. अब आ जाइए, एरोफॉइल शेप सिमेट्रिकल, नो लिफ्ट एट जीरो एंगल ऑफ अटैक, asymmetrical, लिफ्ट क्रिएटेड इवन स्मॉल एंगल ऑफ अटैक, ये बता चुका हूं। अब एरोफॉइल शेप मीडियम एंड हाई स्पीड एयरक्राफ्ट, मच लेस कर्वेचर लिफ्ट, कम देयर एडिशनल स्पीड थ्रू द एयर। लो स्पीड एयरक्राफ्ट, कैम्बर not for high speed, excess lift as well as drag of the aerofoil। अब ये दो टर्म आ गए, ये दो टर्म आपको बाद में बताए जाएंगे लास्ट में। आपका एक लिफ्ट आ गया, एक ड्रैग आ गया। स्पीड के हिसाब से एरोफॉइल की ज्योमेट्री बहुत डिपेंड करती है। आपका छोटा एयरक्राफ्ट है, उसकी एरोफॉइल ज्योमेट्री अलग होगी, आपका बड़ा एयरक्राफ्ट होगा, उसकी एरोफॉइल ज्योमेट्री अलग होगी। आपने डेल्टा विंग देखे होंगे, जो आपका बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट जो होते हैं उसमें विंग का शेप डेल्टा शेप में होता है। तो प्लेन एयरक्राफ्ट में आपकी सिंपल एरोफॉइल होती है, लेकिन डेल्टा विंग, अगर आप याद करें ब्रिटिश एयरवेज एक बार में चला रही थी, कैसी एयरक्राफ्ट चला रही थी, उनके डेल्टा विंग थे। वो आपकी किस स्पीड से चलते थे? साउंड के स्पीड से भी तेज चल रहे थे वो। तो
दैट वाज देयर, बट अभी डिसकंटिन्यू हो गए क्योंकि उसकी वजह से आपका जितना भी एटमॉस्फेयर था उसमें हाई टेम्परेचर की वजह से ओजोन लेयर डैमेज हो रही थी, तो उन एयरक्राफ्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अभी हम आ गए हैं, जैसा मैंने डेल्टा विंग के बारे में डिस्कशन चल रहा था, बट एक चीज मैं आपसे सबसे कहना चाहूंगा, अगर आपको क्वेश्चन आंसर से लेकर कुछ भी चीज डिस्कशन करना है, प्लस अगर आपको देखना है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। मैंने पहले बताया था, आपको सीखना भी है, मॉड्यूल भी पास करना है, सीखना भी हो। मॉड्यूल एक कोशिश करेंगे एक अटेम्प्ट में आपका पास हो। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। कई लोगों को इसमें बेनिफिट होगा और आपका भी बेनिफिट होगा। ओके, सो कैम्बर कर्व, so curvature of an aerofoil above and below the chord line, camber curvature of an aerofoil production of the lift। आप यहां पर देख लीजिए कई सारे टर्म, ये टर्म क्या, लीडिंग एज, ये अपर कैम्बर, इसको बोलते हैं मीन कैम्बर, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड, दिस इज कॉल्ड लोअर कैम्बर एंड दिस इज कॉल्ड ट्रेलिंग एज। इतना सब क्यों बताया गया आपको, आगे सारे फॉर्मूले इसी पर डिपेंड होंगे। तो एक विंग में क्या क्या चीजें होती हैं, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कैम्बर किसको बोलते हैं, कैम्बर इज अ कर्वेचर ऑफ एन एरोफॉइल अबव एंड बिलो द कॉर्ड लाइन। अब कॉर्ड लाइन कहां से बात आ गई, कॉर्ड लाइन मतलब क्या होगी, सिंपल सी जी है ये आपकी, ये कॉर्ड लाइन जा रही है, तो ये आपका कहलाता है कैम्बर। कैम्बर इज अ टर्म, ये आपको जानना जरूरी है कि कई बार इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज अ कैम्बर। और कर्वेचर ऑफ एन एरोफॉइल अबव एंड बिलो कॉर्ड लाइन इज नोन एज द, कई सारी चीज, मीन कॉर्ड, कैम्बर, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि सिंगल लाइन क्वेश्चन होते हैं, बट फिर भी अगर आप एक बार में गलत मार्क करेंगे तो आपका मार्क चला जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बार बार कह रहा हूं, आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिए। नाउ एयरफॉइल एट द रेट एरोफॉइल, कहेंगे एयरफॉइल में बोलते हैं, बट ये एक्चुअली टर्म होता है एरोफॉइल। एनी सरफेस विच प्रोड्यूस रिएक्शन, एयर पासेस ओवर इट दैट लिफ्ट, इसको बोलते हैं एरोफॉइल। दिस एरोफॉइल प्रोवाइड दिस रिएक्शन whilst having a shape which present least possible resistance or drag to it passes through the aerofoil। मतलब क्या हो गया, अगर आप किसी भी आर्बिट्री शेप की एरोफॉइल बना देंगे, वो आपका किसी तरीके से कोई काम नहीं करेगी। आप ये देखिए, दिस इज द करेक्ट शेप, क्योंकि एयरक्राफ्ट को अगर मूव करना है तो आगे मूव करना है तो इंजन से थ्रस्ट मिलेगा, लेकिन प्रॉपरली विदाउट विद मिनिमम रेजिस्टेंस अगर मूव करना है तो एरोफॉइल भी लिफ्ट, लिफ्ट कैसे होगा ऊपर। आप गाड़ी आपकी लिफ्ट नहीं कर जाती, क्यों नहीं लिफ्ट कर जाती, आप गाड़ी का शेप एरोडायनामिक कर दीजिए और अगर स्पीड से रन करेंगे तो गाड़ी आपकी ऊपर चलने लगेगी थोड़ी सी रोड से, इसलिए गाड़ी का शेप अलग से बनाया जाता है, इसका अलग से बनाया जाता है, उसका एक फिक्स शेप होता है। क्यों नहीं कोई आर्बिट्रेरी शेप बना देते हैं। कई बार होता क्या है कि अगर आपका जो एरोडायनामिक शेप की गाड़ियां होती हैं वो बेटर बेटर रन करती हैं आपकी, क्यों, क्योंकि रीजन क्या है, उनका एरोडायनामिक शेप होता है, उसकी वजह से उस पर लेस ड्रैग, लेस एयर का रेजिस्टेंस होता है। वो ट्रक वगैरह होता है, कहाँ भाग पाते हैं इतनी नीचे, क्यों नहीं भाग पाते। आप ट्रक के बगल से अपनी कार निकाल सकते हैं, क्यों, कार का एक छोटा सा एरोडायनामिक शेप होता है, बट इतना भी नहीं बनाते कि ऊपर उड़ने लगे। हालांकि उड़ नहीं सकती क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। एरोफॉइल, any surface which produce a reaction as air passes over it, the aerofoil should provide this reaction whilst having shape which present at least possible resistance or drag। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो गया, ड्रैग हो गया। एयर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है इसको बोलते हैं ड्रैग, टू पैसेज थ्रू इट। अब इसमें आपका एरोफॉइल के बारे में, जो ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा बताया गया है, हालांकि पहले डिस्कशन हो चुका है। ये रिलेटिव एयर फ्लो है, ये लीडिंग एज और स्टेग्नेशन पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ प्रेशर, ये टर्म बताएंगे आपको। This is called the maximum thickness, this is called upper camber and this is called lower camber। तो upper camber और lower camber के बारे में आपका डिस्कशन हो चुका है। This is called the angle of attack। एंगल ऑफ अटैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, एंगल ऑफ अटैक एक मिनिमम एंगल होता है जो एक्यूट एंगल होता है जिस पर एयरक्राफ्ट लिफ्ट कर जाता है। ज्यादा बढ़ा दोगे तो स्टॉल कर जाएगा, तो उसकी भी लिमिट है। एरोफॉइल शेप, medium and high speed aircraft much less curvature, lift comes from the additional speed through the air, low speed aircraft camber not for high speed
एक्सेस लिफ्ट एज वेल एज एक्सेस ड्रैग। सो इसमें देख रहे हैं बहुत सारे आपके एरोफॉइल के स्ट्रक्चर बना के दिखाए हुए हैं। यहाँ पर ये सारे स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं जिसमें कि आप देख पा रहे हैं हाई लिफ्ट, मीडियम स्पीड एयरक्राफ्ट, दीज ऑल टाइप आर देयर। नेक्स्ट आ गए फॉर्मूलाज पर, टीसी एंड फाइननेस। सो टीसी एंड फाइननेस रेशियो, थिकनेस स्लैश कॉर्ड रेशियो। नीचे जो डायग्राम दिया है उसमें बहुत क्लियर है, सी डी स्लैश ए बी। अब आप सी डी स्लैश ए बी, इसमें आप देख पा रहे हैं यहां से यहां तक जो जोड़ा गया ए बी हो गया, ये सी डी हो गया। तो फाइननेस रेशियो इज द ए बी अपॉन सी डी, बट योर कॉर्ड रेशियो इज सी डी अपॉन ए बी। सो कॉर्ड रेशियो क्या कहलाता है आपका, सी डी अपॉन ए बी। बहुत सिंपल है, बट इसमें आपका एक विंग दिया रहेगा और उसमें पूछा जाएगा कि हाउ यू डिफाइन। यहाँ तो ए बी सी डी हुआ है, एग्जाम में एक्स वाई और वाई जेड करके भी दे देते हैं। सिर्फ सिंपल आपका डायग्राम आ जाता है, उसमें आपको फाइननेस रेशियो एंड कॉर्ड रेशियो के बारे में बताना पड़ता है। अब आते हैं मीन कॉर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन कॉर्ड? मीन कॉर्ड इज द विंग एरिया अपॉन विंग स्पैन। ये फॉर्मूला है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द लीडिंग एज एंड ट्रेलिंग एज ऑफ द विंग, मीन कॉर्ड इज इक्वल टू विंग एरिया अपॉन विंग स्पैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और मैं ये नहीं चाहता हूं कि इस पर आप गलती करें, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं आपको, इसको ज्वाइन कीजिए, देखिए, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा कि विंग एरिया और विंग स्पैन में क्या डिफरेंस। स्पैन क्या होता है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को स्पैन बोलते हैं, एरिया क्या होता है वो एक अलग चीज होती है। तो जब रेशियो ऑफ द विंग एरिया अपॉन विंग स्पैन इज कॉल्ड द मीन कॉर्ड। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। दिस एयरक्राफ्ट विंग एरिया इज दिस वन, विंग स्पैन इज दिस वन, व्हाट इज द मीन कॉर्ड वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। तो वहीं पर आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके इमीडिएटली डिवाइड करना है। अब इसमें देखिए, विंग स्पैन इज दिस एंड विंग एरिया इज कंप्लीट दिस एरिया, ये आपको इसमें दिखाई दे रहा है। तो अगर बहुत टफ अगर चीजें पूछ ली जाती हैं तो उसमें ऐसा होता है कि लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी, आप एरिया निकालिए, बट उतना नहीं आता है। इसमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं बिकॉज दिस आपका 3 चॉइस क्वेश्चन, 3 आंसर चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं। बट फिर भी अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, फॉर्मूला नहीं पता प्लस जो मैंने बताया वो चीज नहीं पता है, तब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस while reading the questions, as well as you have to be very careful while using the formulas. अब आते हैं एंगल ऑफ अटैक। एंगल ऑफ अटैक इज द एक्यूट एंगल formed between the relative wind striking an aerofoil and the chord line. बताया था आपको स्टेग्नेशन पॉइंट पर जहां पर हिट करता है उससे आपका कितना एंगल बनना चाहिए, एक्यूट एंगल। एंगल ऑफ अटैक ऑलवेज एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल से ज्यादा बनाएंगे स्टॉल हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द एक्यूट एंगल फॉर्म बिटवीन द रिलेटिव विंड स्ट्राइकिंग एन एरोफॉइल एंड द कॉर्ड लाइन। ये टर्म आपको याद करके चलना है, ये टर्म्स आपको याद करके चलना है। इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ अटैक फ्रॉम 0 डिग्री टू द मैक्सिमम बिटवीन द 15 एंड 18 डिग्री विल इंक्रीज द लिफ्ट बट ऑल्सो इंक्रीज द ड्रैग। क्योंकि आपको लिफ्ट तो प्रोड्यूस करानी, जब आपका एयरक्राफ्ट रनवे रन करता है उसको विंग लेवल तो शुरू में रहता है, लास्ट में जब लिफ्ट करने के लिए आप देखते होंगे आपका लीडिंग और जो लैंडिंग गियर, नोज लैंडिंग गियर, उसको अप कर देते। क्यों? आपको एयरक्राफ्ट को लिफ्ट कराना है, ऐसे रनवे पे दौड़ाते नहीं रहेंगे। बट वो एंगल ऐसा नहीं कि आपने इतना खोल दिया एयरक्राफ्ट को, वो आपका क्या रहता है, एंगल ऑफ अटैक कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू द इनकमिंग एयर। वो हमेशा एक्यूट एंगल होता है। आई होप आप एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में जरूर जानते होंगे। नहीं जानते हो इतना समझ लीजिए, यहाँ पर एक्यूट एंगल होता है जो 90 से कम होता है। 90 तो जाते ही नहीं हम, छोड़िए आप उसको, हम 15 टू 18 डिग्री आपका केवल एयरक्राफ्ट का जो नोज अप करते हैं उतनी नोज अप करते हैं लिफ्ट की, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। सो इंक्रीजिंग एंगल फ्रॉम 0 डिग्री टू मैक्सिमम 15 एंड 18 डिग्री विल इंक्रीज द लिफ्ट बट ऑल्सो इंक्रीज द ड्रैग। लेकिन हमको लिफ्ट प्रोड्यूस करानी है तो इसका ये ऑप्टिमम एंगल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द विंग कॉर्ड एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द एयरक्राफ्ट। पॉजिटिव लीडिंग एज, हायर द लीडिंग एज। सो इसमें दिया हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द विंग कॉर्ड लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। मैंने पहले आपको विंग की ज्योमेट्री के बारे में पूरा बता दिया है। देन पॉजिटिव एंगल ऑफ इंसिडेंस
लीडिंग एज इज हायर देन द ट्रेलिंग एज, लीडिंग एज ट्रेलिंग एज के बारे में डिस्कशन हो चुका है। करेक्ट AOI, low drag plus longitudinal stability. Washout is the higher angle of attack incidence at wing root than wingtip. Wash-in is the higher AOI wingtip than at the wing root. ये सारी चीजें एक डेफिनेशन फॉर्म में आपको याद करनी पड़ेगी। एक बार बैठेंगे, एक बार इसको पढ़ेंगे, आपको याद है। अगर कोई ट्रबल आता है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, ओके। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको सब्सक्राइब कीजिए, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उनका हम आंसर्स देंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो करेक्ट AOI is equal to low drag plus longitudinal stability. Washout, higher AOI at wing root than wing tip. Wash-in, higher AOI at wing tip than the wing root angle of incidence. So यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने बताया था इसमें क्या पूछा जाएगा, टर्मिनोलॉजी पूछी जाएगी, टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी पड़ेगी। मेथड इसको याद करने के आप इसके बारे में पूछ सकते हैं सब्सक्राइब करके। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है? द पोजिशन वेयर बाय रिजल्टेंट फोर्स लिफ्ट कट थ्रू द कॉर्ड लाइन एंड कंसिडर्ड टू एक्ट एज अ टोटल लिफ्ट। द पोजिशन वेयर बाय रिजल्टेंट लिफ्ट कट्स थ्रू द कॉर्ड लाइन। अब इसमें देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पर आ रहा है, ये आपका सेंटर ऑफ प्रेशर यहां पर लाई कर रहा है। पोजिशन ऑफ द लाइन डिनोट डायरेक्शन ऑफ लिफ्ट, लेंथ ऑफ लाइन डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ लिफ्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए ये इसका पूरा का पूरा ज्योमेट्री बताया गया है कि कैसे आपका सेंटर ऑफ प्रेशर अपर एरोफॉइल एंड लोअर पोर्शन ऑफ द एरोफॉइल पर वर्क करता है। शेप ऑफ द एरोफॉइल, एंगल ऑफ अटैक इन्फ्लुएंस CP पोजीशन ऑफ द लाइन डिनोट्स द लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द लिफ्ट, लेंथ ऑफ द लाइन डिनोट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द लिफ्ट, डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। सो सेंटर ऑफ प्रेशर दैट इज अ इंक्रीज AOA, ये पूछा जाता है। अगर एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज हुआ है तो सेंटर ऑफ प्रेशर कहां मूव करेगा? फॉरवर्ड मूव करेगा। डिक्रीज एंगल ऑफ अटैक, CP बैकवर्ड मूव करता है। इन नॉर्मल फ्लाइट एंगल ऑफ अटैक इज बिटवीन 2 to 4%, सेल्डम बिलो द 0 to 16%। सो ये आपको याद रखना है। इसमें आगे जो बताएंगे उसमें किस स्मॉल एंगल ऑफ अटैक पर नोज हैवी हो जाती है, मीडियम एंगल ऑफ अटैक पर बैलेंस फ्लाइट होती है, और लार्ज एंगल ऑफ अटैक पर टेल हैवी हो जाती है। तो हमेशा आपका मीडियम एंगल ऑफ अटैक रखते हैं, इसीलिए बताते हैं एक्यूट एंगल रखते हैं। क्यों बहुत कम नहीं कर देते हैं, नोज डाउन हो टेंडेंसी हो जाएगी एयरक्राफ्ट की। ओके, सो पोजीशन ऑफ CP वेरीज ड्यूरिंग फ्लाइट, इंक्रीज एंगल ऑफ अटैक CP मूव फॉरवर्ड, डिक्रीज एंगल ऑफ अटैक CP मूव बैकवर्ड। इसमें देखिए बताया गया है कि एंगल ऑफ अटैक इज बिटवीन 2 to 4%, जो भी मैंने इसके पहले डिस्कशन किया था। सो दिस इज इन एडिशन आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज हम आ गए 8.2 के ऑलमोस्ट एंड पर। ऑलमोस्ट एंड इसलिए कह रहा हूं कि इसमें अभी 3 चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप इसको लाइक कीजिए, इसको ज्वाइन जरूर कीजिए। अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपके कई सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमते रहेंगे जो आपके अनसेट रह जाएंगे, और जब आप वहां पर जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो हो सकता है कि वो चीज आप उसको मैचअप ना कर पाए, तो गलतियों के चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा, और फिर इतना ज्यादा पैसा एक मॉड्यूल में लगता है, आप जानते ही हैं। तो व्हाई नॉट विद दिस वन, इसमें आपके चांसेस भी हैं, आप सीख भी रहे हैं, बहुत कुछ नई चीजें जान भी रहे हैं, जो आपके आपके आप किसी कॉलेज से होंगे कि कहीं से होंगे, जो चीजें आपको नहीं बताई गई या किसी वजह से आपने अपनी क्लासेस मिस की हैं, या जो चीज एक्सप्लेन नहीं हुई प्रॉपरली, उसको भी आप यहाँ पर जानेंगे। सो दैट्स ऑल। अब विंग शेप की बात रही, मैंने बताया था वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।